नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में बना हुआ है, ये चर्चा के रूप में जो बना हुआ है, खास करके मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला का, है ना, जहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और उनकी जो पत्नी है, उन दोनों लोगों को मुख्य रूप से किडनैप करके और ले जाके न्यूयॉर्क में रखा गया है ना, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। इसके बाद से आपने देखा कि जो रूप है एक तरह से यूएसए का जो चेहरा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा है, जिसको लेके फुदक रहे थे पिछले एक साल से, आपने देखा कि वो फुदक रहे थे कि मुझे नोबेल पुरस्कार दे दो, मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दे दो रे बाबा, मुझे दे दो रे बाबा। लेकिन मिला नहीं बेचारे को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अब शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो शांत नहीं है, उसका पूरा शरीर से लेके मन मस्तिष्क तक अशांत है। और उसकी पहले ही पॉलिसी पहले ही थी कि अमेरिका को फर्स्ट करना, अमेरिकी जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है पहले से ही उसने ऐसे माइंडसेट लगा के सोचा ही था, ये सब आपको पता ही है। उसके बावजूद आपने देखा कि कुछ समय पहले भारत पे सैंक्शन भी लगाया जाता है, हालांकि सैंक्शन के रूप में आप नहीं कह सकते हैं, एक टेरिफ के रूप में लगाया है ना, हालांकि बात वही है, लेकिन टेरिफ के रूप में बढ़ाया गया। और यही नहीं, यहाँ तक ही नहीं रुका गया। टेरिफ में भारत ही एक नहीं है जिस देश पे, यानी जिस पे जो है सबसे ज़्यादा जो टेरिफ लगाया गया है। आपने देखा कि ब्राज़ील पे भी लगाया गया है, इवन जो है चाइना पे भी टेरिफ लगाया गया था, लेकिन चाइना ने उसका सीधे सीधे प्रतिरोध किया और देखा गया कि अंततः जो है ट्रंप को झुकना पड़ा, यूएसए को झुकना पड़ा और वहाँ की जो है टेरिफ को उसको कम करना पड़ा, क्योंकि उसको पता है रॉ मटेरियल्स चाइना से आते हैं, अगर जो है चाइना जो है दबने वाला नहीं है। एक समय था इन लोग रसिया को दबा रहे थे, और रसिया को दबाने के चक्कर में जो यूक्रेन को इन्होंने मतलब खोद के रसिया के प्रति जागृत किया, ताकि मैं तुम्हें नाटो में ले लूंगा और चलो रसिया की तरफ तुम युद्ध में उसको उलझा के रखो, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए। वही देखते देखते आपको दिखाई दिया कि चाइना इधर से उभर गया, और वही चाइना का उभरन होता हुआ आपको दिखाई दिया, जिसके कारण इनको जाके जो है चाइना के मुख्य रूप से समझौता भी चाइना के साथ करना पड़ा, अंततः ये भी देखा गया। और उसके बावजूद आपने देखा कि रसिया पे बार बार किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति वहाँ के हैं, ठीक ना, तो उनके बार बार कहा जा रहा था कि रसिया जो है युद्ध समझौता करे, युद्ध समझौता करे। रसिया ने साफ मना कर दिया कि समझौता हम तभी करेंगे जब हमारे मुद्दों पे चर्चा होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मुख्य रूप से जो है समझौता उसी के बीच होता है जिनके बीच मतलब लड़ाई हो रही हो। हालांकि मध्यस्थता कोई कर सकता है, अलग चीज़ है, लेकिन जो जिन जिन क्षेत्रों के बीच या जिन जिन लोगों के बीच लड़ाई होती है, उनको एक साथ जो है टेबल पे आना पड़ता है, तब जाके उसकी समझौता होती है। उससे पहले आपने देखा कि यही वेस्ट है कि स्पेन में क्या क्या किया गया था, है ना। तो ये सारी कहानी चलते आती है। और यूएसए का जो आज चेहरा दिखाई दे रहा है खासकर, वह कोई नया चेहरा नहीं है ना। इवन अभी सुनने को आ रहा है कि भारत पे फिर टेरिफ लगाने वाला है यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप है। हालांकि मैं उसको डोनाल्ड ट्रंप ही कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, क्योंकि अब आदमी से ज़्यादा वो मतलब धीरे धीरे एनिमल की श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है ना। वही होता है जिसके पास ज़्यादा मतलब आ जाती है शक्ति, पावर्स आ जाता है या पैसा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके पास सब कुछ आ गया है, साथ साथ बुढ़ापा भी आ गया है, मान लीजिए कि 80 वर्ष का हो गया, तो ये सारी चीज़ें सभी जो है कंडीशन मिला के उसके मन मस्तिष्क दिमाग को क्या किया हुआ है, प्रभावित किया हुआ है। और उसके प्रभावित से जो है, उसके प्रभाव के कारण उसका कब क्या कह दे रहा है या कब क्या कर देगा, इसका कोई भी निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन अपने प्रति देखिए, ये कोई नया बात नहीं है। यह डिप्लोमेसी में आप देखेंगे तो ये जो आज दिखाई दे रहा है, जो यूएसए के द्वारा या ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। इवन आपने देखा कि ये जो ट्रंप है, ये आने के बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप असली नाम है, डोनाल्ड ट्रंप मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो है आने के बाद क्या है, मैक्सिको की खाड़ी को इवन जो है इसका नाम चेंज करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया था। मैक्सिको कोई देश है ही नहीं, कर्नाटक तक को भी इसने लपेटा में ले लिया था, ठीक ना। अब वेनेजुएला का लोकेशन बेस्ड थोड़ा सा देखेंगे, अब क्यों वेनेजुएला पे ये किया है, आपके दिमाग में तो ये चीज़ आना चाहिए कि वेनेजुएला पर या वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा क्यों किया गया है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों किडनैप कर लिया है। और देखिए कितनी बड़ी पावर है, मतलब एक तरह से साम्राज्यवाद का जो है सोच जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे उभरता हुआ, या यह सोच जो है प्रदर्शित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर तुम ऐसे मेरी बात को नहीं मानोगे या नहीं मानने पर राजी होगे तो हम ऐसे काम कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे। अब चूंकि वेनेजुएला जो है लोकेशन बेस्ड से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और
और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। रेयर अर्थ जो है मटेरियल्स देखेंगे, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वेनेजुएला और भारत के बीच भी व्यापार समझौते भी कुछ हुए थे। तो ये क्यों हुए थे, इसके कारण भी है कि रॉ मटेरियल्स के रूप में वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है आ सकती है। इवन ओपेक का जो है फाउंडिंग मेंबर भी आपको दिखाई देगा वेनेजुएला, है ना। ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक समूह है। आगे मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। तो वहाँ पे उसके पास ऐसा बताया जाता है कि जो कच्चा तेल है वह सबसे ज़्यादा है, मतलब वेनेजुएला के पास, ठीक ना। तो किस हिसाब से उस पर आक्रमण किया गया, किडनैप किया गया। अब ये देखिए, तीन तरह से आप इसमें सोच सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नज़रिए से भी सोच सकते हैं, राजनीतिक नज़रिए से भी सोच सकते हैं, और किसी देश की संप्रभुता और खास करके देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप सोच सकते हैं कि क्या कोई भी छोटा देश या कोई भी अल्प विकसित देश या विकासशील देश को कोई विकसित देश इस तरह से फिर 18वीं सदी के तहत औपनिवेश की तरह मुख्य रूप से उसको यूज कर सकता है, उसके संप्रभुता के खिलाफ ऑटोमेटिक उसके खिलाफ निर्णय ले सकता है, उसके धरती पे जाके उसको किडनैप कर सकता है, वहाँ की शासन व्यवस्था चला सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इवन ये नया चीज़ नहीं हो रहा है। आपने पिछले कुछ समय से भारत के पड़ोसी देशों में भी ये होता हुआ आपको नजर आया होगा। जैसे म्यांमार देख लीजिए, इवन बांग्लादेश देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जो करवाए जा रहे थे, इसमें भी जब रोल बताया जा रहा था कि एनजीओ का कुछ रोल है या कुछ अनदर जो एंटिटीज हैं इनके रोल है, अनदर कंट्रीज जो है इनका रोल है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना। इसमें कोई शक नहीं कि नहीं हो सकता है, इसमें इनके रोल हो सकते हैं। और इनके रोल के द्वारा मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यह सारी घटनाएं कराई जा रही थी। तख्ता पलट जो है आपने देखा म्यांमार में कैसे हुआ, नेपाल में आपने जैन जो है प्रदर्शन आपने देखा, फिर बांग्लादेश में आपने देखा, फिर श्रीलंका में भी आपने देखा। तो ये कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें, अच्छा वही चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही है। पाकिस्तान में कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बलूचिस्तानियों के द्वारा कुछ ना मतलब एक्टिविटीज़ की गई थी, लेकिन वो उतने बड़े लेवल पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं खास करके वैश्विक लेवल पे कि पाकिस्तान जिंदा रहे। क्यों जिंदा रहे, ताकि हम इंडिया को, भारत को इसमें सुलझा के या उलझा के रखेंगे, उलझा के रखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब भारत का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के कारण, चूँकि अब उसके रिसोर्सेज पे यह जो 80 वर्ष वाले जो चाचा हैं इनका अधिकार हो गया है। देखिए बार बार अपने चूंकि वक्तव्य में बार बार ये कहता है कि मोदी हमारे दोस्त हैं। अब यहाँ के प्रधानमंत्री जाने, मतलब मैं राजनीतिक कारणों में थोड़ा नहीं इंटर करूँगा, लेकिन वो अलग चीज़ है, आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। तो इसके बाद है, अभी क्यों बार बार भारत पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, क्यों बार बार जो है भारत पे एक्स्ट्रा टैरिफ की मतलब लादने की बात कर रहा है, प्रेशर देने की बात कर रहा है, जब रसिया से भारत जो है खास करके ऑयल, मतलब ऑयल का क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। इवन जो है रसिया से जो ऑयल आयात कर रहा है भारत, उसको भी पहले की अपेक्षा सीमित किया हुआ है। वही वेस्ट जो है उसको देखेंगे तो वह भारत से ज़्यादा जो है आयात करते हैं रसिया से, जो है जो भी ऑयल से या कच्चे तेल से, ठीक है। उसके बावजूद क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे भी ये कारण है। इसके पीछे ये कारण है, जैसे स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस दिया गया, उससे पहले भी यह प्रस्तावित किया गया था वहाँ की मार्केटिंग के द्वारा कि वहाँ जो जेनेटिक जो मिल्क्स बनते हैं, जो दूध प्रोडक्ट बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, उसको भारतीय मार्केट में उतारा जाए, है ना। और भारत सरकार इसके लिए अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि हमारे वहाँ जो है यानी भारत में देखेंगे आप तो डेयरी फार्म है जिसके माध्यम से जो है मिल्क प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं, और लोगों के स्वास्थ्य के अनुरूप देख के तब सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो वहाँ से वो जो आएगा वह जेनेटिक रूप में जो होगा, उससे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी इशू होंगे। और वह क्यों चाहता है इसमें मतलब मुख्य रूप से मार्केटिंग करना, क्यों, क्योंकि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या वाला देश है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन जहाँ पे होगी वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो कमाई ज़्यादा होगी। तो पूंजीवादी जो सोच है ना, यह मुख्य रूप से इसके कारण यह इसका नोबेल पुरस्कार तो इस बार मिल जाएगा, ठीक ना। और ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा मिलेगा इसको नोबेल पुरस्कार, फिर चिल्लाते हुए इसे नजर आएगा। एक बार इसको मारा था कोई चुनाव प्रचार के समय, है ना, कान से छू के चला गया था जो बंदूक की गोली थी। अब कोई छुआएगा तो ही जाएगा खुद। तो इसका कारण ये है कि पगलाया हुआ है बेचारा, क्या करे, इस नोबेल पुरस्कार दिए नहीं, ये सब अभी पगलाया गया है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जो है वह शुरू किया था, आपने देखा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। इस हमले से बाजारों में हलचल मच गई, शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में भी आपको दिखाई दिया हलचल, है ना। यानी कच्चे तेल का जो विशाल भंडार है, लगभग 300+ अरब बैरल जो है वेनेजुएला के पास कच्चे तेल के भंडार हैं, और ओपेक का इसीलिए तो मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है।
देखिए, वैश्विक निवेशकों को आपूर्ति में व्यवधान की इसमें आशंका दिखाई दे रही है। सोने और चांदी जैसे सुरक्षित जो निवेश मानी जाने वाली जो संपत्तियां हैं उसमें भी अनिश्चितता के कारण उछाल। अच्छा, पिछले एक दो वर्ष जब से ये राष्ट्रपति बना हुआ है, हालांकि उससे पहले से अस्थिरता वैश्विक लेवल पे था, यूक्रेन रसिया वगैरह युद्ध हो रहा था, ठीक है था, लेकिन यह युद्ध के बाद जो है ट्रेड में इतना बड़ा अस्थिरता ला दिया है, वैश्विक स्तर पर जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उस पर इतना अस्थिरता ला दिया है कि अब क्या करें। मतलब लोग कहते हैं ना कि एक उम्र होता है, उस उम्र के बाद अगर उम्र बढ़ जाता है ना तो मतलब बुद्धि दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। अब वहाँ की चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अपने वहाँ नहीं है, चूंकि अपने वहाँ देखेंगे आप तो संसदीय व्यवस्था है संविधान में, वहाँ अध्याक्षात्मक जो है वह व्यवस्था है। अमेरिका और भारत में बहुत ज़्यादा जो है अंतर आपको दिखाई देगा। वहाँ की न्यायपालिका जो है किसी विधि को भी क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। उसके बाद से वहाँ की कांग्रेस का जो प्रभुत्व है राष्ट्रपति के ऊपर पूर्ण रूप से नहीं है। कांग्रेस का मतलब वहाँ की जो मतलब विधायिका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, और विधायिका का अंग है ही नहीं है, वो जो राष्ट्रपति है विधायिका का अंग वहाँ होता ही नहीं है। और अपने वहाँ जो विधायिका है उसका अंग होता है राष्ट्रपति, और अपने वहाँ विधायिका का अंग कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शेयर बाजार में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और कमोडिटी की बदलती गतिशीलता के प्रति प्रतिक्रिया इसमें दिखाई दिया। अब देखिए, थोड़ा सा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये है लोकेशन वेनेजुएला का, इधर है कैरिबियन सी, और ये कैरिबियन सी किसका है, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक का जो है वह हिस्सा है। इधर आप देख रहे हैं यह अमेरिका है ना, यह मैक्सिको की खाड़ी वगैरह आपको दिखाई देगा, होंडुरास वगैरह दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ से आपको दिखाई देगा क्यूबा से होते हुए यह इधर से आए हैं और यहाँ से अटैक किए हैं, इनको लेकर चले गए हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क में लेकर चले गए हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं देश चूंकि आ गया है तो लोकेशन सभी देशों के नाम मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपके इम्पॉर्टेंट मतलब एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। तो यहाँ जो देश है इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना है। इसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है, सूरीनाम नाम है। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री की यात्रा भी हुई थी वहाँ पे। और ये है गुयाना, क्या है, गुयाना देश है। और ये आपका भी साइड का जो है दिखाई दे रहा है, यही है वेनेजुएला, ठीक ना। यह जो है यह मुख्य रूप से क्या है, कोलंबिया है। क्या है, कोलंबिया है। यह इक्वेटर जो होके जा रहा है इक्वाडोर है। क्या है, इक्वाडोर हो गया। यह आपका क्या हो गया, पेरू हो गया। यह जो हो गया बोलिविया हो गया है ना। यह जो हो गया आपका चिली हो गया। कौन सा देश है, चिली हो गया। यह जो देश है वह मुख्य रूप से अर्जेंटीना हो गया, है ना, अर्जेंटीना हो गया। यह आपका जो देश है वह उरुग्वे हो गया। कौन सा हो गया, उरुग्वे। और यह जो देश है वह है पराग्वे। कौन सा है, पराग्वे है। और यह जो देश है यह है ब्राज़ील। कौन सा, ब्राज़ील देश है। तो ये सभी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो है कंट्रीज हैं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो वेनेजुएला से कौन कौन सीमा साझा कर रहा है, गुयाना, और यहाँ पे आपको दिखाई दिया कोलंबिया। इस देश का नाम क्या है, कोलंबिया। क्या नाम है, कोलंबिया नाम है, ठीक है। तो कोलंबिया सीमा साझा करता है। अब देखिए जो साउथ, यहाँ ये ब्राज़ील वाला पार्ट है, ये पूरा कौन सा पार्ट है, ब्राज़ील वाला। ब्राज़ील किससे किससे सीमा नहीं साझा करता है, तो देखिए किससे किससे सीमा साझा नहीं करता है। एक तो चिली से नहीं करता है, अर्जेंटीना से बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है, चिली से नहीं करता है। एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे इक्वाडोर से नहीं करता है। तो इक्वाडोर और चिली दो ऐसे देश हैं जिससे ब्राज़ील आपको सीमा साझा करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। अब इधर आपको दिखाई देगा एक एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो वलित पर्वत श्रृंखला है, पिछले वर्ष यूपीएससी ने पूछ लिया था यहाँ से प्रश्न, जो 2025 में। तो यहाँ से होकर जाता है, वेनेजुएला होकर जाता है, कोलंबिया होकर जाता है, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, फिर यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना होकर जाता है। कौन, एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत, ठीक ना, वलित पर्वत का उदाहरण है। और अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि विश्व की सबसे ऊंची वलित पर्वत का एग्जाम्पल अगर आप बताएं, तो विश्व की सबसे ऊंची वलित पर्वत जो है वो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसका एग्जाम्पल होगा हिमालय, ठीक ना, हिमालय जो कि भारत में है, ठीक ना। तो यह मुख्य रूप से आपको दिखाई दिया, यह जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे इसमें देश हैं, जैसे एक पराग्वे हो गया और एक उरुग्वे हो गया। तो लैंड लॉक आपको दो देश में दिखाई दे देंगे, एक बोलिविया और एक जो है पराग्वे दिखाई दे देगा, ठीक है। उसके बाद से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पेरू है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, अच्छा ये पेरू, चिली और बोलिविया, ये जो मुख्य रूप से ABC की अगर बात किया जाए, यहाँ पे
यहाँ पे आपको दिखाई देगा ABC, मतलब अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, यह तीनों का ट्रायंगल बनाता है। और ये ट्रायंगल पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है आपको दिखाई दे देंगे जो लिथियम के भंडार आपको दिखाई दे देंगे, ठीक ना। सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक ना। तो इन देशों का नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किसका किसका सीमा साझा मुख्य रूप से नहीं होता है। तो साझा जो है वो होता है अर्जेंटीना का, बिल्कुल ब्राज़ील से होता है, उरुग्वे का होता है, पराग्वे का होता है, बोलिविया का होता है, ठीक ना। फिर से आपको देखेंगे इधर से कोलंबिया का भी होता है। अब कोलंबिया के बारे में थोड़ा सा एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो कोलंबिया देश है आपको जो दिखाई दे रहा है, यह 2 महासागरों से सीमा साझा कर रहा है। एक अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सी है, उससे सीमा साझा कर रहा है, और इधर आपको दिखाई देगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर से भी सीमा साझा करता है। तो इससे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन ऐसा देश है जो दोनों ओर यानी 2 समुद्रों से सीमा साझा करता है। तो वो है कोलंबिया। इधर कैरिबियन सी जो कि अटलांटिक का हिस्सा है उससे सीमा साझा करता है, और इधर आपको दिखाई देगा नॉर्थ पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, इससे भी सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। इसके बीच में आपको दिखाई देगा एक पनामा सी बनाया गया है, पनामा नहर बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर इक्वाडोर के सामने एक यहाँ पे द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। इस द्वीप का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, इस आइसलैंड का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। और ये आइसलैंड है इक्वाडोर का, किसका है? इक्वाडोर का, ठीक ना। फिर ऐसे आपको दिखाई देगा यहाँ पे पेरू के पास भी एक जो है दिखाई देगा, क्या? आइसलैंड। तो आप लोग इन दोनों आइसलैंड के बारे में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए ओपेक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ओपेक है क्या? ओपेक कहते किसे हैं? तो ओपेक जो है परमानेंटली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज होता है, यानी जो कच्चे तेल हैं उनको निर्यात करने वाले जो देश हैं उनका एक ग्रुप है ओपेक, जिसको ओपेक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1960 के दशक में आपको दिखाई देती है, 1960 के आसपास में, जिसमें 5 फाउंडिंग मेंबर थे। कौन कौन फाउंडिंग मेंबर है याद रखिएगा। 1960 में ओपेक की स्थापना होती है, और 1960 में जो स्थापना होती है उसमें 5 फाउंडिंग मेंबर के द्वारा होती है, 5 देश मिलकर करते हैं, जो कि है ईरान, है ना, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक ना। उसके बाद से कुवैत आपको दिखाई देगा, कुवैत हो गया। फिर सऊदी अरबिया दिखाई देगा, ठीक ना। और कौन दिखाई देगा? वेनेजुएला, ठीक ना, वेनेजुएला। अब आप देखिए ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ईरान हो गया, फिर इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यह सभी के सभी कहाँ के हैं? गल्फ कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं? गल्फ कंट्रीज हैं, मतलब फारस की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। इराक भी करता है, ईरान भी करता है, कुवैत भी करता है, सऊदी अरबिया भी करता है, ठीक ना। तो गल्फ कंट्रीज ये हैं, और प्लस में एक वेनेजुएला है जो कि यहाँ इसका लोकेशन नहीं है, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पे लोकेशन है। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर है जो मिलके किसका निर्माण किए थे? ओपेक का निर्माण किए थे 1960 में, ठीक ना। करेंटली अगर इस समय देखा जाए वर्तमान में, तो इसमें 12 मेंबर हैं, कितने? 12 मेंबर हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गुयाना, फिर गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और यूएई, ये भी इसमें आपको दिखाई दिया जाएगा। ये सभी को इंक्लूड करते हुए आपको दिखाई देगा कि इस समय 12 मेंबर आपको दिखाई देंगे, ठीक ना। फिर इसका लास्ट मेंबर आपको दिखाई देगा कि अंगोला बना 1 जनवरी 2024 को, अभी हाल ही में अंगोला जो है ओपेक का सदस्य बना हुआ है। तो याद रखिएगा अंगोला जो है वह, अंगोला कहाँ का है? अंगोला किस मुख्य रूप से किस महाद्वीप का ये देश है? किस महाद्वीप का? साउथ अफ्रीका महाद्वीप का। किसका? साउथ अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है, कौन? अंगोला। तो यह भी इसमें है। यह कब जुड़ा है? 1 जनवरी 2024 को। हेडक्वार्टर ओपेक का पूछा जाए तो इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है ओपेक का, ठीक ना। अब देखा जाए ओपेक ऑयल टोटल जो है वह क्या है? वह क्रूड ऑयल, यानी जो भी आप ओपेक के बारे में अभी आप समझे हैं, जाने हैं, वह कच्चे तेल का मुख्य रूप से क्या करते हैं? उत्पादन और निर्यात करते हैं। ओपेक प्लस में अगर देखा जाए तो ऑयल टोटल क्रूड ऑयल एंड लीज कंडेंसेंट वाला काम जो है यह करता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से आपको दिखाई देंगे ओपेक मेंबर। एक्सेंट फ्रॉम मेनी प्रोडक्शन एग्रीमेंट आपको दिखाई देगा, नाइजीरिया, अंगोला, ईरान, कुवैत, यूएई, इराक। इसके बाद से गुयाना हो गया, है ना, गुयाना के बाद से गैबोन हो गया, कांगो हो गया, वेनेजुएला हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया,
5 फाउंडिंग मेंबर तो आप जरूर याद रखेंगे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और मुख्य रूप से वेनेजुएला, ठीक ना। उसके बाद से नॉन ओपेक पार्टिसिपेशन भी इसमें है, लगभग 16.5 मिलियन बैरल पर डे ये उत्पादन करते हैं। और ये ओपेक में आपको दिखाई देंगे तो 28.7 मिलियन बैरल जो है पर डे इसकी उत्पादक क्षमता है कच्चे तेल का। तो यहाँ पे नॉन ओपेक पार्टिसिपेशन किसका है, तो इसमें आप देखेंगे रसिया आपको दिखाई देगा, मैक्सिको दिखाई देगा, कजाकिस्तान दिखाई देगा, ओमान दिखाई देगा, अजरबैजान, मलेशिया दिखाई देगा, बहरीन दिखाई देगा, साउथ सूडान दिखाई देगा, ब्रुनेई दिखाई देगा और सूडान दिखाई देगा। यह क्या है, ए नॉन ओपेक पार्टिसिपेशन है इसमें, जो 16.5 मिलियन बैरल एक दिन जो है उत्पादन करते हैं कच्चे तेल का। और ओपेक के जो कंट्री है वो 28.7 मिलियन जो बैरल है वह पर डे जो है क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक ना। तो ये है कुछ ओपेक और नॉन ओपेक पार्टिसिपेशन जो है, जो 2022 का जो डाटा है वो आपको दिखाई दे रहा है। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको देख लीजिए, क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो मूल रूप से तेल और उसके डेरिवेटिव्स निष्कर्षण, शोधन, निर्यात इस पे आधारित है। क्योंकि देश का 80% से आपको अधिक निर्यात कीमती काले सोने के अनुरूप आपको दिखाई देगा। काला सोना जो पेट्रोलियम है जिसको कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था मूल रूप से इसी पे टिकी हुई है। फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक देशों में से एक है, 5 सदस्य देशों में से एक है। अभी आपने देखा 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना में इसका क्या है, ओपेक का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक ना। उसके बाद से बताया जाता है कि इसकी मिट्टी के नीचे, इसकी धरती के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल भंडार जो है वो मौजूद है। 2016 के आसपास देखा जाए तो भारी कच्चे तेल के वेनेजुएला के सिद्ध भंडार 300 बिलियन बैरल से अधिक हो गए हैं इस समय। 2022 में लगभग 303.8 अरब बैरल जो है 2022 का डेटा बताता है कि यहाँ पे वेनेजुएला में आपको कच्चे तेल के भंडारण देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे ओरिनोको नदी के बेसिन में आप देखेंगे कि 279 बिलियन बैरल से अधिक तेल आपको यहीं पे दिखाई देगा। तो यहाँ से मुख्य रूप से कंटेंट पूछा जा सकता है कि ओरिनोको नदी निम्न में से किन देश से होके जाती है या किस देश में बहती है, तो किस देश में आपको दिखाई देगा, वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला में जो नदी है उसका नाम है ओरिनोको नदी। इसके किनारे भी आपको दिखाई देगा 279 बिलियन बैरल से अधिक आपको कच्चे तेल उत्पादन होते हुए दिखाई दे देंगे। फिर अकेले माराकाइबो बेसिन में मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, इटली और कोलंबिया के राष्ट्रीय भंडार की तुलना में भी आपको दिखाई देगा कि अकेले ओरिनोको नदी बेसिन में ही 279 बिलियन बैरल से अधिक तेल जो है यहीं पे उत्पादन होता है वेनेजुएला वाला क्षेत्र में, ठीक ना। उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि जो वेनेजुएला की जो धरती है उसके नीचे 5.739 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार, प्राकृतिक गैस का भंडार आपको दिखाई दे देगा, ठीक ना। तो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसके मात्रा में काफी समृद्ध है ये। फिर वेनेजुएला में हीरे की बारे में अगर देख लिया जाए तो सबसे बड़ा हीरा वाले जो 10 देश हैं उसमें से एक हीरा जो है इसमें कारोनो नदी बेसिन के साथ जो है बोलीवर राज्य के दक्षिण में सबसे बड़ी जमा राशि इसमें पाई जाती है। कहाँ पे, मुख्य रूप से वेनेजुएला में आपको दिखाई दे देगा, ठीक ना। तो यह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जो है रिसोर्स हैं इसके रूप में भी समृद्ध है। और भारत के साथ भी व्यापार समझौता भी हुआ था, तो भारत के लिए तो मल्टीपल रास्ते पहले थे। रसिया है, गल्फ कंट्रीज है, इनसे रिलेशन बनाया हुआ था, फिर से वेनेजुएला वगैरह से बनाया हुआ था, ताकि तेल कहीं से भी जो है अगर कहीं बाय द वे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे तो वो तेल कहीं से मंगा सकता है। लेकिन ये ट्रम्प चचवा जो है यह चारों ओर खंचड़ाई कर रहा है, ठीक ना। अब इस भाषा को मैं क्यों इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि कोई इस वर्ष, अच्छा पिछले वर्ष आप निकाल लीजिए, पिछला वर्ष तो बीत गया ना 2025 को आप निकाल के खंगाल कर देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा 2025 का शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उसकी न्यूज ना आती हो, जिस दिन वह जो है न्यूज खबरों में नहीं रहता है। वो उसको पता है कि भाई नोबेल पुरस्कार अब मिलने वाला है, नहीं मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया के चेहरे में हमको आना चाहिए, ठीक ना। तो हाँ, क्योंकि हम सबसे बड़े नेता हैं, मतलब सबसे बड़ा अपने आप में, मतलब सबसे बड़ा उसको सिद्ध करवाना है सभी जगह, तो मानो कि हम बड़े हैं, ठीक ना, वो सारी चीज़ें। तो शेयर बाजार पर भी इसमें आप दिखाई दिया कि मतलब शेयर बाजार भी डगमगाहट के साथ आपको दिखाई दिया खुलता हुआ, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव जो है पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक ना। मैंने इसका जो है निचोड़ है, यह पहले वाला जिस दिन किडनैपिंग हुई थी उस दिन भी मैंने बताया था कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आगे आने वाले समय में पड़ेगा, ठीक ना। अब ये वेनेजुएला पे आज हुआ है, हो सकता है कल किसी और जो है आइसलैंड कंट्रीज या ऐसे ही जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उन पे भी ऐसा चीज़ें हो सकती हैं।
तो अभी क्या हो रहा है, तो भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच देखा जाए तो निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश के चलते वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल बढ़ता चला जा रहा है। देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गया, आसमान छू रहा है सोना, और चांदी भी वैसे ही उससे कम नहीं है। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन लगाए हुए हैं कि कौन आगे बढ़ जाता है कौन पीछे रह जाता है, ठीक ना। कंपटीशन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है दोनों में, और एक कोई भी एक जगह पे एक सीमित स्तर पे नहीं मतलब रुक रहा है। तो भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 85% से अधिक आयात करता है। तो सभी को पता है कि भारत के वहाँ सबसे ज़्यादा कच्चे तेल तो होते नहीं हैं, तो जब कच्चे तेल नहीं होते हैं तो क्या करेगा, वो आयात करेगा, सीधी बात है। तो आयात करने पर अब देखिए जहाँ जहाँ से मैंने शुरुआत में ही बताया कि जहाँ जहाँ से आयात करता है वहाँ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इसके पीछे भी एक कारण है, फिर उसके बाद से टेरिफ लगा रहा है। उसका कारण है वह चाहता है भारत के मार्केट में जो है किस तरह अपना दबदबा सारी चीज़ों में बनाए, जिनोम से लेके जिनोम जो फसल हैं, जिनोम जो प्रोडक्ट हैं, है ना, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक ना। तो भारत के तेल गणित पर प्रत्यक्ष आपूर्ति का प्रभाव कम है। कच्चे तेल की कीमतों में अल्प जो है कालिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। रुपये की कमजोरी और आपको आगे हो सकता है दिखाई दे। अब वैश्विक अस्थिरता पर क्या होगा, मुद्रास्फीति के जोखिम से भी आपको दिखाई दे सकता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक ना। तो देखिए सेक्टर कौन कौन से हैं, किन सेक्टर में लाभ हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। हालांकि लाभ देखिए अस्थिरता बढ़ती है ना, तो लाभ नहीं बिल्कुल हानि मतलब ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो भारतीय बाजार में भारी गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन अस्थिरता तो बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी तो भारत पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, पड़ेगा, ठीक ना। तो कीमती धातु जैसे सोना चांदी के सुरक्षित निवेश के रूप में मांग का लाभ मिल रहा है और इनमें तेजी से देखी जा सकती है। तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। रुपये की कमजोरी, वेनेजुएला के साथ व्यापार जो है अभी उतने बड़े लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का जो है ऊर्जा सुरक्षा पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के बहुत सारे हिस्से जो है वहाँ से ऊर्जा से रिलेटेड जो है वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको वहाँ से देखते हुए नज़र आएगा। तो इससे रिलेटेड ये सारी चूँकि नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है सारी चीज़ें। और आगे देखिए वहाँ पे अंतरिम सरकार की भी घोषणा की गई है। अब अंतरिम सरकार में किसको राष्ट्रपति वहाँ पे बनाया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसको वहाँ पे अंतरिम सरकार की राष्ट्रपति बनाया गया है वेनेजुएला में, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।